हेलो दोस्तों, तो मैं अंशुमन आपका स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो लेक्चर में। ये हमारा वीडियो लेक्चर अभी है फोरियर सीरीज के ऊपर। मैट्रिक्स का लेक्चर आप देख सकते हैं किस पे, यूट्यूब पे। ठीक है, वो लेक्चर खत्म हो चुका है, उस पर बहुत से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं, ठीक, मैट्रिक्स चैप्टर में। और ये भी बताया है कि किस पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक, तो आपने उसकी प्रैक्टिस वगैरह कर रखी होगी पहले से, तो सही बात है। अगर नहीं किए तो उसको आप देखेंगे और प्रैक्टिस आप अपनी करेंगे, किसके लिए? मैट्रिक्स के लिए। ठीक है ना। तो मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके थे, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हम कवर कर चुके थे। आज हमारा जो टॉपिक है वो शुरू होने वाला है फूरियर सीरीज। ठीक है ना। तो फूरियर सीरीज भैया, आइए शुरू करते हैं हम लोग। ठीक है, तो मैथमेटिकल फिजिक्स का ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे कई हाँ, मेरे हिसाब से तो IIT में लगभग इससे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो फूरियर सीरीज हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फूरियर सीरीज पहले पढ़ने के पहले इससे पहले हम लोग जानेंगे कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होते हैं। ठीक है ना भैया, क्या पीरियोडिक फंक्शन होता है जैसे कि कोई फंक्शन है, वो अपने नेचर को, अपने ग्राफ को वो क्या करे, रिपीट करे किसी एक पीरियड के बाद। जैसे कि अगर मेरे पास कोई फंक्शन है fx, ठीक, तो ये बराबर होगा fx प्लस टी के, ये बराबर होगा fx प्लस 2t के। ठीक है, ये बराबर होगा fx प्लस 3t के। ठीक है, और ये देखो ये बराबर होता हुआ चला जाएगा और ये fx बराबर nt। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये t टाइम पीरियड बाद ये जो हमारा फंक्शन है ये रिपीट हो रहा है, अपने नेचर को रिपीट कर रहा है। तो ये हमारा जो फंक्शन है ये पीरियोडिक फंक्शन कहलाता है। ठीक, इतना आप समझिए। और पीरियोडिक फंक्शन हमारे दो टाइप के होते हैं। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के। पहला टाइप होता है भैया हमारा साइनोसॉइडल और दूसरा होता है नॉन साइनोसॉइडल। ठीक है, तो फर्स्ट टाइप है भैया साइनोसॉइडल। ठीक है, और सेकंड है हमारा नॉन साइनोसॉइडल। ठीक है, नॉन साइनोसॉइडल। तो दो तरह के हमारे पीरियोडिक फंक्शन होते हैं। कौन से? साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन और नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन वो होते हैं जिनका पहली बात तो वो कंटिन्यूअस पीरियोडिक फंक्शन होंगे और उनका जो पीरियड ऑफ टाइम होगा, टाइम पीरियड जो होगा वो 2π का होगा। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप कह सकते हो साइन फंक्शन और कॉस फंक्शन। साइन फंक्शन को हम लोग साइनोसॉइड भी कहते हैं, समझ रहे हो? साइनोसॉइड फंक्शन भी उसे कहते हैं। जैसे जो साइन का फंक्शन होता है, साइन का ग्राफ होता है fx इक्वल टू साइन एक्स, वो जो ग्राफ बनता है उसको हम साइनोसॉइड भी कहते हैं। ठीक है, तो साइनोसॉइड, अगर साइनोसॉइडल फंक्शन की बात करूँ मैं, तो आपका साइन एक्स और कॉस एक्स है। ठीक है, यही दोनों हैं हमारे साइनोसॉइडल। लेकिन नॉन साइनोसॉइडल बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन इसका भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से ही रिलेट करके मैं बताता हूँ। ये भैया tan x और cot x, और भी हो सकते हैं नॉन साइनोसॉइडल, जो कि हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारा साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन, ये हमारा नॉन साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन। और ये जो हमारा साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है, इसका जो टाइम पीरियड है वो होता है भैया 2π का। ठीक है, और इसका क्या होता है, इसका हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, दोनों का भी कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है जो डिफाइन किया जाता है उसमें यही कहा जाता है कि जो कोई भी वेव या फंक्शन जिसका जो टाइम पीरियड है, एक तो वो कंटिन्यूअस हो, ठीक है, और साइन वेव को फॉलो करे, और उसका जो टाइम पीरियड हो वो 2π हो, तब वो साइनोसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन होता है। ठीक है, अब देखिए टाइम पीरियड की मैं बात कर लेता हूँ। कई बार आप जान लीजिए जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपका टाइम पीरियड निकालने के लिए सीधा सीधा पूछ लेता है। ठीक है ना, कोई भी आपको क्या दे देगा, कोई फंक्शन दे देगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही रहेंगे, प्लस माइनस करके कुछ भी दे देगा। ठीक है, और उसका कहेगा आप टाइम पीरियड निकालिए। ठीक, तो टाइम पीरियड कैसे निकलता है ये आप देख लीजिए। देखिए साइनोसॉइडल जो हमारी वेव है, इनका जो टाइम पीरियड है, साइनोसॉइडल को मैं एस से लिखूँगा। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड है वो कैसे निकलता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास है साइन mx cos mx, ऐसे कोई मेरे पास फंक्शन है। ठीक है, इसका जो टाइम पीरियड होगा t इक्वल्स टू ये होगा 2π/m। ठीक है, और इसका भी हमारा 2π/m होगा टाइम पीरियड। ठीक, ये हमारा टाइम पीरियड होगा, इतना आप समझ के रखेंगे। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। या हमारे पास कोई फंक्शन है, अच्छे मान लीजिए साइन स्क्वायर mx cos स्क्वायर mx। ठीक है, तो ये भी हमारा साइनसॉइडल फंक्शन है और इसका भी जो टाइम पीरियड होगा वो सेम होगा। ठीक है, दोनों का टाइम पीरियड, अगर साइन स्क्वायर mx है cos स्क्वायर mx है तब भी हमारा टाइम पीरियड 2π/m होगा, और अगर साइन mx है cos mx है तब भी हमारा जो टाइम पीरियड है वो 2π/m होगा। ठीक है, इतना आप करेंगे। अभी मैं एग्जांपल भी आपको बताऊंगा एक दो करके, जिससे आप ये भी बता सकेंगे कि अगर हमारे ग्रुप ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस दिए हैं किसी भी फंक्शन के बराबर, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा।
ठीक है, इतना हम यहाँ पे ध्यान देंगे। ये हो गया साइनोसाइडल के लिए। और नॉन साइनोसाइडल के लिए, ठीक है, नॉन साइनोसाइडल के NS लिख दे रहा हूँ। नॉन साइनोसाइडल जो हमारी वेव्स हैं जैसे tan x cot x, इनका जो टाइम पीरियड है, जैसे मान लीजिए लिखा है tan mx या cot mx, तो इसका जो टाइम पीरियड है वो लिखा जाता है t पाई बाई m, ठीक है। और इसका भी यही होता है हमारा टाइम पीरियड। समझ पा रहे हो? अगर m को 1 लिख दो तो हमारा टाइम पीरियड क्या हो गया, पाई, मतलब कि जो tan x cot x है इनका जो टाइम पीरियड है वो पाई का है, ठीक है। पाई पीरियड बाद वो फिर अपने नेचर को रिपीट करते हैं। ग्राफ जान रहे हो ना कैसे होता है, tan का ग्राफ ऐसा ही कुछ बनता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मतलब आप कह सकते हो -π/2 से π/2 तक ऐसा ही होता है, ठीक है। फिर ये कर देखो टाइम पीरियड कितना है, पाई का, पाई के बाद फिर ये अपना रिपीट करेंगे ऐसे पाई 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 ऐसे रिपीट करते हुए चले जाएंगे, ठीक है। पीरियाडिक फंक्शन है, जैसे नॉन साइनोसाइडल ये भी पीरियाडिक फंक्शन है, साइनोसाइडल ये भी पीरियाडिक फंक्शन है। पीरियाडिक फंक्शन है मतलब कि कुछ ना कुछ उसके पास टाइम पीरियड होगा जिसके बाद वो अपना नेचर रिपीट करेंगे, ठीक है ना। तो लेकिन नॉन साइनोसाइडल में ऐसा फिक्स नहीं है कितने पीरियड बाद वो रिपीट करेंगे, लेकिन साइनोसाइडल में ऐसा फिक्स है कि वो 2π के बाद ही रिपीट करेंगे, ठीक। इतना आप समझ के रखेंगे। तो साइनोसाइडल वेव्स का जो टाइम पीरियड वो ऐसे निकलेगा और नॉन साइनोसाइडल का ऐसे कुछ निकलेगा, ठीक है। इतना आप समझ गए, चलिए ठीक है, ये हो गया। अब देखिए जो मैंने बताया, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होती हैं आगे। अब हमारी साइनोसाइडल और नॉन साइनोसाइडल वेव्स हैं, तो इसमें आप एक नोट पॉइंट लिखेंगे। नोट पॉइंट ये है कि दो साइनोसाइडल वेव्स का अगर सम है या सब्सट्रैक्शन है, ठीक है, दो साइनोसाइडल वेव्स का अगर कॉम्बिनेशन है, सम या सब्सट्रैक्शन है, तो वो भी साइनोसाइडल होंगी अगर उनका टाइम पीरियड क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे नोट पॉइंट करके। जैसे कि एग्जांपल मैं दे देता हूँ, एग्जांपल के लिए लिख लो। एग्जांपल के तौर पे अगर मैं लिखना चाहूँ तो जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है f(x), ये लिखा है sin 2x प्लस पाई cos 2x, ठीक है ना। ऐसा कुछ हमारे पास फंक्शन है, ठीक। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पे पाई है, तो पाई भाई ये एम्पलीट्यूड है, ठीक है ना, तो इससे आपको कोई लेना देना नहीं। अब यहाँ से देखिए, अगर मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना हो इस वाले का, तो इसका टाइम पीरियड t = 2π/2, तो यहाँ से क्या आएगा पाई। यहाँ से भी आप निकालोगे तो इसका भी टाइम पीरियड क्या आएगा, पाई। दोनों का टाइम पीरियड सेम है, मतलब कि ये जो फंक्शन है ये भी साइनोसाइडल था, ये भी साइनोसाइडल था, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है ये पूरा का पूरा क्या हो गया, साइनोसाइडल पीरियोडिक फंक्शन हो गया। समझ पा रहे हो? अगर ये साइनोसाइडल है, मतलब अलग अलग इंडिविजुअली साइनोसाइडल हैं, लेकिन इनका जो टाइम पीरियड निकल के आया, ठीक, ये अगर इक्वल नहीं है तो जो हमारा रिजल्टेंट फंक्शन होगा ये नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है ना। उसका पीरियड कितना होगा ये भी मैं आपको निकालना भी सिखा देता हूँ, ठीक है ना। तो जैसे एग्जांपल के लिए सेकंड एग्जांपल देखिए। सेकंड एग्जांपल अगर मैं लूँ इसका कॉन्ट्राडिक्टरी, तो देखिए क्या होगा, अगर f(x) हमारा क्या हो जाए, लिख लो sin 2x प्लस cos 4x, ये हमारा जैसे है, ठीक है। ऐसा कोई फंक्शन है तो ये साइनोसाइडल है भैया, ठीक है, ये भी साइनोसाइडल है। लेकिन अब यहाँ से देखो, अगर मैं टाइम पीरियड की चर्चा करूँ तो यहाँ पे इसका टाइम पीरियड कितना है, इसका टाइम पीरियड है पाई, और इसका कितना है भैया, टाइम पीरियड 2π, ठीक। टाइम पीरियड डिफरेंट हो गया, मतलब कि सीधे आप कह सकते हो कि ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो फंक्शन है ये नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। BHU HCU वगैरह में ये सीधे पूछे जाते हैं कई बार, ठीक है। तो आप सीधे देख के बता सकते हो अगर टाइम पीरियड अलग अलग है। हालांकि ये पीरियड साइनोसाइडल है, लेकिन अगर इनका टाइम पीरियड अलग अलग है तो ये नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक फंक्शन की तरह बिहेव करेंगे, या ये नॉन साइनोसाइडल पीरियोडिक फंक्शन होगा, ठीक है। अब देखिए इस केस में तो हमें पीरियड पता चल गया, टाइम पीरियड सेम है, तो टाइम पीरियड इसका जो इस वाले फंक्शन का टाइम पीरियड होगा वो पाई ही होगा, क्योंकि दोनों का सेम है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास नॉन साइनोसाइडल फंक्शन आ गया, ठीक है, और ये कॉस का साइन का कॉम्बिनेशन कुछ आ गया, ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पे एक एग्जांपल और ले लीजिए आप। जैसे एग्जांपल के लिए मैं लिखूँ कि f(x) हमारा क्या है, sin3x। आप सोचिए आप इसका कैसे निकालेंगे, इसका टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे। देखिए sin3 का अगर निकालना है तो आपको सीधा क्या करना है, sin3x का फार्मूला लगा देना, ठीक है ना। sin3x का फार्मूला आप लगाओगे तो उसमें देखेंगे आप तो क्या होती है, लीनियर टर्म होती है, ठीक है। तो लीनियर टर्म अगर आपको मिल जाएगी तो वहाँ से आप इसका जो टाइम पीरियड होता है वो यहाँ पे निकाल लेंगे कि sin3x का जो टाइम पीरियड है वो क्या होता है।
इतना समझ पा रहे हो? ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, कोई भी आपके पास फंक्शन हो, ठीक, उसको पहले सिंप्लीफाई करेंगे, उसको अलग अलग करेंगे, फिर आप इंडिविजुअल टर्म्स का टाइम पीरियड निकालेंगे। फिर मैं आगे बताता हूँ कि कैसे अगर इंडिविजुअल टर्म्स का मेरे पास टाइम पीरियड आ गया तो मैं रिजल्टेंट फंक्शन का टाइम पीरियड कैसे लिखूंगा। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। ये 3 एग्जाम्पल आपको समझ में आए? बिल्कुल समझ में आए, ठीक है ना। साइन क्यूब एक्स का आप जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, ये आप क्या करेंगे, खुद से ही करने की कोशिश करेंगे। चलिए ठीक है, आइए एक एग्जाम्पल और लेता हूँ। नॉन साइनसॉइडल फंक्शन है, ठीक है ना, क्या है, नॉन साइनसॉइडल फंक्शन है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स हमारा क्या क्या है, देखिए मैं लिख सकता हूँ साइन 2x प्लस कॉस 3x, ऐसा कुछ है। ठीक है, ये तो देखने में ही लग रहा है भैया नॉन साइनसॉइडल फंक्शन है ये वाला, ये साइनसॉइडल ये साइनसॉइडल, लेकिन दोनों का जो टाइम पीरियड है वो सेम नहीं है, मतलब कि ये नॉन साइनसॉइडल पीरियडिक फंक्शन है। ठीक, ये कंफर्म हो गया। अब इस फंक्शन का अगर आपको कह दिया जाए कि भैया क्या करो, आप पीरियड निकाल दो, इसका टाइम पीरियड आप निकाल दो कि कितने देर बाद ये रिपीट करेगा। ठीक है ना, साइनसॉइडल तो मैं सीधे कह सकता था कि क्या है कि साइड 2 पाई बाद रिपीट करे, ये कंटिन्यूस फंक्शन हो। ठीक है ना, ऐसा ही तो होता है, जैसे टैन है, कॉट है, ये सब कंटिन्यूस नहीं है, ये डिसकंटिन्यूटी होती है इनमें। तो कंटिन्यूस हो प्लस उनके पास एक रिपीटिंग टाइम पीरियड हो तो क्या कहलाते हैं, साइनसॉइडल पीरियडिक फंक्शन। ठीक है, यहाँ से आप देखेंगे, या ऐसा मान लो कि जो साइन और कॉस की फॉर्म में होते हैं फंक्शंस वो साइनसॉइडल पीरियडिक फंक्शन होते हैं, बस सिंपली ये मानो। ठीक है ना, अगर मैं ये कहता हूँ कि 2 पाई टाइम पीरियड होता है साइनसॉइडल का तो ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि भैया यहाँ पे देखो, यहाँ पे टाइम पीरियड पाई है तब भी ये साइनसॉइडल पीरियडिक फंक्शन है ना। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि कोई भी वेव हो हमारी, ठीक है, वो साइन और कॉस की फॉर्म में हो, या तो दूसरी बात वो वेव जो है हमारी वो कॉन्टीन्यूअस हो, प्लस उसका जो पीरियड है वो कितना हो, जो हमारा पीरियड है वो एक फिक्स हो, मतलब कि पाई हो, 2 पाई हो, कुछ भी हो। ठीक, लेकिन वो कॉन्टीन्यूअसली हमारी इन्फिनिटी तक जाएं, तो वो जो हमारी वेव्स होती हैं वो साइनसॉइडल पीरियडिक फंक्शन वेव होती हैं। ठीक है ना, इतना आप समझ रहे हो? ठीक है, कोई भी वेव हो, बस क्या हो वो, पहली बात पीरियडिक हो, दूसरी बात वो कंटिन्यूअस हो। ठीक है, तीसरी बात चाहे जो उसका पीरियड हो तो वो साइनसॉइडल पीरियडिक फंक्शन वेव कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका मान लीजिए नॉन साइनसॉइडल पीरियडिक फंक्शन है। ठीक है, इसका टाइम पीरियड आपको क्या करना है, निकालना है। तो आइए देख लेते हैं, इसको निकालिए। देखिए, इसको अगर मैं निकालना चाहूँ तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा, जल्दी बोलो। टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई एम कितना है 2, तो यहाँ से क्या आ गया पाई, यहाँ से देखिए टी इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3। ठीक है ना, यहाँ से आया हमारा जो टाइम पीरियड है पाई, यहाँ से आया 2 पाई बाई 3। हम पास 2 टाइम पीरियड है, अगर सेम होते तो मैं कैसे देता, इसका भी जो ये जो फंक्शन है इसका भी जो पीरियड है वो टाइम पीरियड क्या है, वो तो जो भी हो, जो इसका टाइम पीरियड है वो इसका टाइम पीरियड है, उसी के सेम जो टाइम पीरियड है वो इसका होगा फंक्शन का। ठीक है, लेकिन ये नॉन साइनसॉइडल है तो इसके लिए क्या करेंगे, आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे, दोनों का एलसीएम लो। ठीक है, इसका पाई और इसका 2 पाई बाई 3, दोनों का अगर मैं एलसीएम लेना चाहूँ तो लो एलसीएम, देखो क्या होगा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं लिखूँ, अगर मैं यहाँ से एलसीएम इसका लेना चाहूँ तो पहले आप क्या करो, पाई का एलसीएम ले लो। ठीक है, अगर मैं पाई का एलसीएम तो 1 और ये 2 बाई 3। ठीक है ना, तो क्या होगा, ये पाई यहाँ पे एलसीएम लिया 1, यहाँ पे आया 2 बाई 3, यहाँ से 2 बाई 3 ले लो। ठीक है ना, तो ये 1 और ये 1। ठीक है, ये हुआ कि नहीं, अब इन दोनों का गुणा कर दो, गुणा करोगे कितना आएगा एलसीएम हमारा, एलसीएम निकालना भैया सबको आता ही होगा, बस यहाँ पे पाई है, पाई को एक कांस्टेंट भी डील कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देखोगे एलसीएम क्या हो गया, 2 बाई 3 इंटू पाई, तो क्या गया 2 पाई बाई 3। तो हमारा जो एलसीएम निकल के आया ये इस फंक्शन का, वो एलसीएम कितना है 2 पाई बाई 3। ठीक है ना, तो इस फंक्शन का जो पीरियड होगा, टाइम पीरियड होगा वो 2 पाई बाई 3 होगा। ठीक है ना, तो इससे आपको क्वेश्चन समझ में आया। क्वेश्चन 2 तरीके से आपको इसमें पूछे जा सकते हैं। पहला आपसे पूछा जाएगा कि हमारा जो फंक्शन है वो साइनसॉइडल है कि नॉन साइनसॉइडल है। ठीक है ना, जैसे पीरियडिक फंक्शन है तो आप बोलोगे कि साइडल है, नॉन साइनसॉइडल है कि साइनसॉइडल। साइनसॉइडल का मतलब ये हो गया कि वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो आप सीधे देख के बोल सकते हो कि कंटिन्यूअस साइनसॉइडल है कि नॉन साइनसॉइडल। ठीक, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपसे पूछा जाएगा कि अगर नॉन साइनसॉइडल है तो उस वेव का या जो फंक्शन है हमारा उसका टाइम पीरियड कितना है, और टाइम पीरियड मैंने आपको निकालना सिखा दिया। अगर वो 9 साइनसॉइडल पीरियडिक फंक्शन है और वो किसी कॉम्बिनेशन में है साइन कॉस के, तो आप क्या करो, उनका इंडिविजुअल टाइम पीरियड निकालो और उनका एलसीएम ले लो। एलसीएम जो आएगा वही आपका टाइम पीरियड होगा, किसका, जो हमारी रिजल्टेंट नॉन साइनसॉइडल पीरियडिक फंक्शन है। ठीक है, इतना
इतना आप समझ गए, चलिए ठीक है। अब देखिए फूरियर सीरीज जो होती है इसका इस्तेमाल, इसका यूज जो किया जाता है, फूरियर सीरीज जो बनाई गई थी ये इसीलिए बनाई गई थी। पहली चीज़ तो फूरियर सीरीज इसलिए बनाई गई थी कि वो उसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने में किया जा सके, ठीक है। कैसे सॉल्व करते हैं उसका मैं बेसिक थोड़ा बहुत आपको बताऊंगा, लेकिन लेक्चर के एंड में वो रिलेवेंट है नहीं, लेकिन तब भी आपको मैं बताऊंगा कि कैसे फूरियर सीरीज को डेवलप किया गया था कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकें, ठीक है ना। ठीक, पहली बात तो जो हमारी फूरियर सीरीज है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए सॉल्व करने के लिए बनाया गया था, इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक। दूसरी चीज़, जो हमारी फूरियर सीरीज है इसका यूज करके हम किसी भी नॉन साइनोसाइडल पीरियाडिक फंक्शन को साइनोसाइडल पीरियाडिक फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। मतलब कि कोई भी हमारे पास नॉन साइनोसाइडल पीरियाडिक फंक्शन है, उसका कुछ भी पीरियड है, पीरियड तो होगा ही भैया, तो हम उसको क्या साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं, ठीक है ना, फूरियर सीरीज का यूज करके। और कैसे लिखते हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो फूरियर सीरीज में हम लोग दो चीज़ें डिस्कस करेंगे। पहली चीज़ डिस्कस करेंगे कि रियल फॉर्म ऑफ फूरियर सीरीज क्या होती है, मतलब कोई भी फंक्शन है उसको हम अगर रियल फॉर्म में लिखें, साइन कॉस के फॉर्म में लिखें, ये तो रियल है ना, इसमें कोई कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है नहीं, ठीक है, तो हम कैसे उसको एक्सप्रेस करेंगे फंक्शन को। दूसरा हम लोग देखेंगे कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हम कैसे अपनी फूरियर सीरीज को एक्सप्रेस करते हैं, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है ये आपके जैम TIFR वगैरह में नहीं आता, ये सिर्फ जस्ट में आता है, तो उसको मैं बताऊँगा, ठीक है। और बाकी आप रियल फॉर्म ये और अच्छे से करेंगे क्योंकि आपका जैम TIFR जस्ट सब जगह पूछा जाता है, ठीक है। तो फूरियर सीरीज आपका दो टाइप का होता है। पहला जो टाइप होगा वो क्या होगा भैया, जल्दी बोलो, रियल फॉर्म, ठीक है ना। सेकेंड टाइप जो हमारा होगा वो कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। पहले हम डिस्कस करेंगे रियल फॉर्म के बारे में पूरा, ठीक है ना। तो रियल फॉर्म देखिए, रियल फॉर्म क्या होता है, अगर मेरे पास कोई फंक्शन fx है, ठीक है, ये अगर डिफाइंड है किसी एक इंटरवल के बीच में, मान लीजिए कोई इंटरवल है, हमारा इंटरवल है a, b और क्लोज इंटरवल a, b, इसका मतलब होता है कि a और b इंक्लूडेड नहीं है, इसका इधर उधर इंक्लूडेड, मतलब समझ रहे हो ना, इससे थोड़ा सा आगे इससे थोड़ा सा पीछे इंक्लूडेड है, और इसका मतलब ये क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है कि a और b हमारे इंक्लूडेड है, समझ रहे हो, ठीक है ना। ये जो हमारा स्मॉल ब्रैकेट लगता है और हमारा बिग ब्रैकेट लगता है, इसका मतलब आप समझते होगे, ठीक है। तो अगर हमारा कोई फंक्शन है वो इसके बीच में बाउंडेड है और डिफाइंड है, ठीक है, तो क्या होता है भैया, तो हम इस फंक्शन को, ये जो हमारा नॉन साइनोसाइडल पीरियाडिक फंक्शन है, इसको हम साइनोसाइडल पीरियाडिक फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। और कैसे एक्सप्रेस करते हैं, fx इक्वल्स टू a0/2 प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity an cos 2 pi nx डिवाइडेड बाई b माइनस a प्लस समीशन n इक्वल्स टू 1 to infinity bn sin 2 pi nx डिवाइडेड बाई b माइनस a, ठीक है ना। तो ये हमारा होता है भैया एक्सप्रेस करने का तरीका, ये है हमारी फूरियर सीरीज के इसमें रियल फॉर्म में, ठीक है ना। कंडीशन मैंने बताई, fx हमारा इसके बीच में बाउंडेड है, ठीक है, और इसका ये जो है ये पीरियड है, अगर मैं देखूं तो ये जो फंक्शन है इसके बीच में बाउंडेड है, मतलब कि ये फंक्शन इन दोनों इंटरवल के बीच में क्या है, डिफाइंड है, और इसका जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड क्या है भैया, b माइनस a, ठीक है। मतलब इतने टाइम पीरियड बाद ये जो हमारा फंक्शन है ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है, इतने टाइम पीरियड बाद हमारा जो फंक्शन है वो रिपीट कर रहा है। तो इस फंक्शन को हम लोग देखिए साइनोसाइडल पीरियाडिक फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये हमारा जो फंक्शन है ये नॉन साइनोसाइडल पीरियाडिक फंक्शन है, ठीक है, इतना आप समझ गए, ठीक। और देखिए इसके बाद देखिए क्या होता है भैया, पहला होता है भैया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, आप इसके बारे में भी थोड़ा बहुत जान लीजिए। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है भैया, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, ये क्या होती है, किसी भी, जैसे मान लीजिए कोई भी फूरियर सीरीज दी गई है, कोई फंक्शन दिया गया है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जैसे कह दिया गया है कि इसकी फ्रीक्वेंसी है, इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो क्या होता है, पहला n इक्वल टू 1 जब हम रखते हैं तो जो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है वही हमारी क्या होती है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो देखिए यहाँ पे जैसे हम लोग लिखते हैं ना, कोई भी अगर फंक्शन लिखते हैं, क्या लिखते हैं, cos ओमेगा x, ठीक है ना। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इसको ओमेगा को लिखो तो क्या लिखते हो, 2 π/t, यही तो लिखते हो, ये पे लिखते हो। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं देखूँ तो ये क्या है, 2 π/t की फॉर्म में है। तो यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वो इस फॉर्म में, देखो cos n ओमेगा x, यही तो है। अगर n को 1 रख दूँ, ठीक है, तो हमारा जो टाइम पीरियड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1/b माइनस a। तो इसी को कहते हैं हम लोग फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक्स,
ठीक है ना, ये इसको कहते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या फर्स्ट हार्मोनिक्स। ठीक है, ठीक, ये हमारी होती है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी या हमारी फर्स्ट हार्मोनिक्स। ठीक, इतना आप समझ गए। सेकंड हार्मोनिक्स और फर्स्ट ओवरटोन, इसको दो नाम देते हैं हम लोग। ये होती है अगर n इक्वल्स टू हम लोग क्या रखें 2, तो 2 अगर n इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो हमारी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2/b-a। ठीक है, तो हमारी जो सेकंड हार्मोनिक्स या फर्स्ट ओवरटोन की जो फ्रीक्वेंसी होती है 2/b-a। जो हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 1/b-a। ठीक है, और अगर कोई भी फंक्शन दिया गया और आपसे पूछा गया इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, जो आपने फूरियर सीरीज में कन्वर्ट किया तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, n इक्वल टू 1 रख के वहाँ पे आप देखोगे और जो फ्रीक्वेंसी वहाँ से हमें मिलेगी वो हमारी कौन सी होगी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, इतना आप समझिए, बिल्कुल समझिए। चलिए ठीक है, समझ में आया ना। तो हमारी तो ऐसे ही आगे बढ़ते जाइए। थर्ड हार्मोनिक्स तो 3/b-a, n इक्वल टू क्या रखोगे आप 3 रख दोगे, तो फोर्थ, फिफ्थ, और यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट हुआ तो ये सेकंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ऐसे आप रखते हुए चले जाओगे। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेकंड हार्मोनिक्स, फर्स्ट हार्मोनिक्स क्या होता है, ये आप समझिए। ठीक है ना, यही फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी को भी हम फर्स्ट हार्मोनिक्स कहते हैं। इतना आप समझ गए। चलिए ठीक है, ये आपका हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग, ये हमारे पास फूरियर सीरीज आ गई। और हाँ, और एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है जिसको हम कहते हैं डिरिचलेट कंडीशन। डिरिचलेट कंडीशन ये कहती है कि कोई भी फंक्शन, कैसे हम किसी भी फंक्शन, जैसे एक कंडीशन हमने लगाई कि ये फंक्शन तभी साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन की फॉर्म में लिखा जाता है जब ये डिरिचलेट कंडीशन को फॉलो करेगा। ठीक है ना, कोई भी फंक्शन f(x) है वो जब डिरिचलेट कंडीशन को फॉलो करेगा तभी उसे हम साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, तभी हम फूरियर सीरीज की फॉर्म में उसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है ना, तो डिरिचलेट कंडीशन क्या होती है इसको आप नोट करेंगे, 4 पॉइंट हैं। डिरिचलेट्स कंडीशन, ठीक है ना, डिरिचलेट कंडीशन क्या है भैया, f(x) के ऊपर है। तो f(x) हमारा है कुछ, जैसे f(x) हमारा फंक्शन है। ठीक है, ये क्या है भैया, डिफाइंड है a और b के बीच में, a और b के बीच में क्या भैया, डिफाइंड है। ठीक, a और b के बीच में डिफाइंड हो, इसका जो टाइम पीरियड है वो क्या है, b-a। इतना आप समझ रहे हो, इतना मैंने पहले बताया। तो इसमें पहली कंडीशन आप लिखेंगे कि जो हमारा फंक्शन f(x) है वो क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, किस में, b और a के बीच में हर एक पॉइंट पे। ठीक है, f(x) क्या होगा, डिफाइंड होगा। डिफाइंड किसके बीच में, b और a के बीच में हर एक पॉइंट पे वो क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए। ठीक, सेकंड कंडीशन आप लिखोगे कि f(x) जो हमारा वो पहली बात तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, f(x) क्या होना चाहिए, लिख लो जल्दी से, f(x) इक्वल टू क्या होना चाहिए, सिंगल वैल्यूड एंड बाउंडेड। ठीक है ना, सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और बाउंडेड होना। सिंगल वैल्यूड का मतलब ये हो गया कि एक x के लिए फंक्शन की 2 वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। समझ पा रहे हो, जैसे कि ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए कि अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये क्या है, ये, ठीक है ना, ऐसा फंक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो इस x के लिए जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 वैल्यूज मिल रही है, एक ये। ठीक है, तो ऐसा फंक्शन हमारा, ऐसे फंक्शन को हम लोग नहीं डिफाइन कर सकते या ऐसे फंक्शन को नहीं डिराइव किया जा सकता फूरियर सीरीज की फॉर्म में। इतना आप समझ गए। ठीक है, ये समझ रहा है ना एग्जाम्पल। ठीक, तो सिंगल वैल्यूड होना चाहिए और बाउंडेड होना चाहिए। बाउंडेड का मतलब b और a के बीच में बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, अनबाउंडेड का मतलब ये होता है भैया कि इनफाइनाइट पे चला जाए। जैसे कि मान लो कि क्या हो जाए, a यहाँ है, b यहाँ है और हमारा जो फंक्शन है वो ऐसा है कुछ। ठीक है ना, तो इनफाइनाइट जा रहा है, इनफाइनाइट नहीं, बाउंडेड होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है f(x) के पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए। ठीक है ना, f(x) इक्वल टू लिख रहा हूँ, मतलब कि f(x) के पास फाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटीज होनी चाहिए। ठीक है, ये समझ गए आप। फोर्थ पॉइंट क्या है, ये फोर्थ पॉइंट लास्ट है डिरिचलेट कंडीशन, कि f(x) के पास क्या होना चाहिए, फाइनाइट नंबर ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा होने चाहिए, मैक्सिमा और मिनिमा होने चाहिए। तो भैया ये जो थर्ड और फोर्थ कंडीशन है ये तो आपकी लगभग फॉलो होगी, लेकिन फर्स्ट और सेकंड को आप जरूर देख लेंगे। अगर ये फॉलो हो रही है तो हमारा जो f(x) है इसको हम लोग फूरियर सीरीज़ की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं।
ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। चलिए ठीक, ये हो गया। अब देखिए एक होता है फूरियर थ्योरम, ठीक है, वो भी आपको बता देता हूँ। फूरियर थ्योरम क्या कहता है कि अगर मुझे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे क्या निकालना है, फंक्शन की वैल्यू। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई फंक्शन है, आइए बनाते हैं। जैसे मान लीजिए कि f(x) हमारे पास जो हमें दिया गया है वो कुछ ऐसा फंक्शन दिया गया है, ठीक है। ये ठीक, ये +1, ये -1, ऐसा कुछ दिया गया। और ये हमारा मान लो a और ये हमारा -a, ठीक है, ऐसा कुछ दिया गया है। तो अगर कहा जाए कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे, जैसे कि ये पॉइंट देखिए, इस पे फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। डिसकंटिन्यूअस का मतलब यही होता है कि अब्रप्ट चेंज का मतलब सडनली चेंज अगर हुआ तो मतलब कि फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है ना। डिसकंटिन्यूअस का मतलब ये हो गया कि पेन हमने रखी और ये हम चला रहे हैं, ये कंटिन्यूअस है, ठीक है। जैसे उठाया डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है ना। जैसे मैं बात करूँ अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ, जैसे ये हमारा फंक्शन है कोई, तो क्या है, इसका पीरियड अगर मैं बात करूँ तो 2a है, ठीक है। और ये पीरियडिक फंक्शन होना ही चाहिए, तो क्या होगा, ये रिपीट करेगा तो अगला जो हमारा वेव बनेगा वो ऐसा यहाँ पे बनेगा ना, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, अब देखो तो यहाँ से सीधा कहाँ गिर रहे हो, यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ आने के लिए अगर ये डॉट लगाया ये नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ आने के लिए आपको क्या करना पड़ रहा है, पेन को उठाना पड़ रहा है। पेन को उठाना पड़ा मतलब कि आपका जो फंक्शन है वो डिसकंटिन्यूअस है। पेन को नहीं उठाना पड़ा मतलब कि फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है, ठीक है। पेन उठ गई तो डिसकंटिन्यूअस, पेन नहीं उठी तो कंटिन्यूअस। इतना आप समझ रहे हो। तो ऐसा कोई फंक्शन है हमारा, यहाँ पे देखिए 2 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है। जैसे अब इसके बाद अगर मैं बनाना चाहूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है ना। तो ऐसे देखो, ये इसके बाद ये रिपीट किया, अब ऐसे इधर रिपीट करेगा, अब ये रिपीट किया, इधर ऐसे रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये पीरियडिक फंक्शन है, लेकिन क्या है, नॉन साइनसॉइडल पीरियडिक फंक्शन है, ठीक है ना, क्योंकि डिसकंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस अगर होता तो हम कह सकते थे कि वो क्या है, साइनसॉइडल पीरियडिक फंक्शन है। यहाँ पे देखो अब देखो अब क्या कह सकते हैं कि अगर मेरा फूरियर थ्योरम क्या कहता है कि मुझे डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे अगर क्या निकालनी है, फंक्शन की वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखो 2 डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है ना, इस पे और इस पे, मैं निकाल के भी दिखाऊंगा ये। तो फूरियर थ्योरम कहती है, मैं लिख देता हूँ फूरियर थ्योरम, ठीक है ना। फूरियर थ्योरम क्या कहती है कि f(x) = a, ठीक है ना। a हमारा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट है, ठीक है। तो ये कहता है लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f(x) प्लस लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f(x), ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। इसको हम सिंपली ऐसे भी लिखते हैं कि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो अब देखिए ए पॉइंट पे अगर मुझे देखिए ए पॉइंट पे क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, ठीक। यहाँ पे मुझे फंक्शन की अगर वैल्यू निकालनी है f(x) = a पे, तो यहाँ पे देखो x प्लस x टेंस टू a प्लस का मतलब हो गया कि x हमारा क्या हो, इसके बाद है, ठीक है। इसके बाद जो फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1। यहाँ पे लिखोगे आप, देखो फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी, -1 प्लस, ठीक। अब देखो a माइनस का मतलब इसके जस्ट पीछे कितनी वैल्यू है फंक्शन की, +1, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, तो कितनी आ गई, 0, ठीक है। तो डिसकंटिन्यूअस पॉइंट पे अगर मैं फंक्शन की वैल्यू देखूँ तो क्या है, 0 है। इतना समझ में आया, बिल्कुल समझ में आया, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं f(x) -a पे निकालूं, क्योंकि -a पे भी क्या है, डिसकंटिन्यूटी है, ये हमारा जनरल फार्मूला है, ठीक है ना। इसी पे मैंने रख के निकाला x -a पे। अब देखो -a के जस्ट उधर, ठीक है ना। यहाँ पे भी +1 -1 दोनों अगर जोड़ोगे तो इसकी भी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो -a और +a पे x = -a और x = +a पे जो हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। और जो फंक्शन की वैल्यू है यहाँ पे वो क्या है, 0, ठीक है। तो क्या होता है, फूरियर थ्योरम हमें क्या देता है कि डिसकंटिन्यूअस पॉइंट्स जो हैं उन पे फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। इतना आप समझिए। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया, ठीक है। पूरी सीरीज आपको समझ में आ गई। चलिए ठीक है, अब और क्लियर करने के लिए एक क्या करते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। तो एग्जांपल करेंगे और ये हमारा जो लेक्चर है यहीं पे ख़त्म करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो मैं दिखाऊंगा आपको कि अगर मान लीजिए मेरे पास जो पीरियड है, जैसे मैं
अभी जो बताऊंगा इसमें भी पीरियड शायद ऐसा हो सकता है जैसे पीरियड आपका क्या हो ना, सिमेट्रिक हो। पीरियड अगर सिमेट्रिक है या कोई आर्बिट्रेरी पीरियड नहीं है, जैसे ए और बी ये क्या है, आर्बिट्रेरी पीरियड है। और अगर मेरा पीरियड मान लीजिए हो -a से a, तो ये क्या है, ये आर्बिट्रेरी पीरियड नहीं है, सिमेट्रिक पीरियड है, ठीक है ना। तो ऐसे अगर पीरियड होंगे तब हम आसानी से कैसे अपनी फोरियर सीरीज बता सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर आर्बिट्रेरी पीरियड रहेगा तो जो है ये सब निकालना पड़ेगा। अगर आर्बिट्रेरी नहीं रहेगा तब हम क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा बहुत हम लोग क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, सीधे बता सकते हैं कि यार ऐसा करेंगे तो थोड़ा आसानी होगी, कुछ टर्म नहीं निकालनी पड़ेंगे, ठीक है ना। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर में जितना मैंने बताया इस पर एक एग्जांपल कर लेते हैं, चलिए ठीक है। तो एग्जांपल देखिएगा, इससे आपका एग्जांपल अगर मैं लिख रहा हूँ तो आपको बन भी नहीं आना चाहिए खुद भी यहाँ से। और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गया, A0, AN और BN की वैल्यू, इसको पहले बताऊँगा फिर उसके बाद एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है। A0 इक्वल्स टू होता है भैया, A0 इक्वल्स टू होता है 2/b - a, ठीक है, a to b f of x dx, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। मैं एक जनरल बता रहा हूँ, ये जनरल है, किसी भी पीरियड के लिए ये जनरल है, ठीक है ना। जो ये जो फार्मूले वगैरह जो मैं भी लिखा रहा हूँ फर्स्ट लेक्चर में, ये सब चीज़ें मैंने जनरल बताई हैं, ठीक है। मैंने ये स्पेसिफाई नहीं किया है कि टाइम पीरियड मेरा अगर ये होगा तब क्या होगा, ठीक है, ऐसा नहीं कहा है मैंने। टाइम पीरियड क्या रखा है, जनरल रखा है, ठीक है। यहाँ पे देखो आप, ये हो गया। और अगर an लिखना चाहूँ, an इक्वल्स टू देखो 2/b - a से b, ठीक है, f of x cos 2πnx/b - a इंटू dx, ठीक है ना। ये हो गया, ये हमारा an निकल के आता है और bn हमारा जो निकल के आता है। आप वहाँ कई बार ऐसा भी पूछ लेता है कि a2 बताओ, a3 बताओ, b1 b2 या b3 बताओ, ऐसा भी पूछता है। तो आपको सीधे सीधे फार्मूले पे रख देना है, ठीक है। अगर आपको फार्मूला ध्यान में रहेगा तो आप रख सकते हो। तो 2/b - a to b, ठीक है, f of x sin of 2πnx डिवाइडेड बाई b - a इंटू dx, ठीक है। ये तीन फार्मूले हैं हमारे, A0, AN, BN। ये हमारे कहाँ से, इन कॉन्स्टेंट जो है हमारे AN, BN और A0, इनकी वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इनको निकालो, इसमें रखो, और हमारा जो fx है वो हमारा कैसे एक्सप्रेस होगा साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन की फॉर्म में, ये हम यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया। अब देखिए, अब यहाँ पे आप आइए एक एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल अगर कर लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये आप नोट कर चुके होंगे, चलिए ठीक है। अब आइए एक एग्जांपल करते हैं जिसमें कुछ पीरियड लेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कुछ कोई भी पीरियड नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे जो पीरियड लूँगा बहुत ही सिंपल होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जांपल दे रहा हूँ तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको बताना पड़ेगा। बाकी आप क्वेश्चन इसके लगाएंगे, मेरे हिसाब से इसके क्वेश्चन भैया कठिन नहीं होते, सिर्फ आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक है ना। इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन वगैरह और आगे, ठीक है। तो ये सब अगर आपको आ रहा है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लीजिए मेरा एग्जाम्पल है कि कोई फंक्शन मेरा fx है, ठीक है, fx इक्वल टू है x², और इसका जो टाइम पीरियड है या जो डिफाइन है वो क्या है, -π से π के बीच में क्या है, डिफाइंड है, ठीक है। अब क्या भैया, क्या निकालो, फूरियर सीरीज एक्सप्रेस f of x इन टर्म्स ऑफ फूरियर सीरीज, ठीक है। इसके फॉर्म में आपको निकालना है। अब देखिए सोल्यूशन, देखिए जो हमारा फंक्शन है ये डिरिचलेट कंडीशन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। इसके पास एक पीरियड है, बिल्कुल सही है, हर एक पॉइंट पे डिफाइंड है, बिल्कुल सही है, कोई समस्या नहीं है ना। चलिए ठीक है, ये सब हमें पता चल गया, डिफाइंड है, सिंगल वैल्यूड है, ये सब चीज़ें हमारी जो डिरिचलेट कंडीशन है उसको ये फॉलो कर रहा है, ठीक। और ये नॉन साइनसॉइडल पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी आप जान रहे हो, ठीक। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारा फूरियर सीरीज में उसमें तीन चीज़ें आपको निकालनी थी, क्या, A0, AN और BN, ठीक। अब हम निकालना शुरू करते हैं सीधे सीधे। तो देखिए A0 इक्वल्स टू, सीधे लिखो 2/b - a का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे पहले पीरियड लिख देता हूँ, t इक्वल्स टू b - a करोगे तो यहाँ पे आएगा 2π, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो A0 इक्वल्स टू 2/2π, ठीक है भैया। ये कहाँ से गया, -π to π, ठीक। f of x कितना है, x², यहाँ पे dx, ठीक। आइए देख लेते हैं यहाँ से 1/π। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x³/3, ठीक है ना, लिख लो x³/3, और यहाँ पे -π से π। ये हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, बिल्कुल हो गया। अब देखिए यहाँ से अब लिख सकते हैं 1/3π, और यहाँ पे आप रखोगे π, पहले यहाँ पे π + π³ + π³
ठीक है, 2 पाई क्यूब, तो यहाँ पे होगा 2/3 पाई स्क्वायर। समझ में आया नहीं आया? कैसे आप ये समझ रहे हो? पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे पाई रखे पाई क्यूब माइनस यहाँ पे पाई क्यूब रखो तो यार क्या हो गया 2 पाई क्यूब, ठीक है ना। तो ये समझ में आया ना, तो A0 समझ में आ गया। अब देखिए AN कैसे निकालेंगे। AN इक्वल्स टू, अब इसका मैं ये इंटीग्रेशन मैं करूँगा नहीं, पहली बात तो आप जान ही रहे हो, थोड़ा काम चोर हूँ, क्योंकि मेरे लेक्चर्स में कुछ चीज़ें मैं बहुत अच्छी चीज़ें छोड़ देता हूँ, तो इंटीग्रेशन तो बिल्कुल छोड़ूंगा, ठीक है ना। अब इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, इतना मैं विश्वास करता हूँ आप पे, ठीक है। आता भले आपको ना हो, लेकिन मैं इतना विश्वास आपको जरूर करता हूँ कि आप ये इंटीग्रेशन जरूर करोगे, ठीक। तो यहाँ पे देखिए x² इंटू कॉस 2 पाई nx डिवाइडेड बाई 2 पाई और यहाँ पे dx, ठीक है। 2 पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ से देखिए मेरे पास जो फार्मूला बना 1/पाई, ये क्या हो गया भैया -पाई 2 पाई x² कॉस nx और यहाँ पे dx। अब देखिए इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन बाई पार्ट। मैंने बताया आपको इंटीग्रेशन अगर आपको आ रहा है तो ये चैप्टर कुछ नहीं है, अगर आपको इंटीग्रेशन सिर्फ आता है। तो यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन बाई पार्ट, 2 फंक्शन है, इनका आप इंटीग्रेशन कर लोगे, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, जो भी आएगा आपके ऊपर है, कुछ भी ले आना, ठीक है। ठीक है भैया, चलिए ठीक है, कोई ना। और देखिए यहाँ पे अगर bn में निकालूँ, bn इक्वल टू क्या हो गया 2/2 पाई, यहाँ पे -पाई 2 पाई, ठीक है। और यहाँ पे हो गया क्या x² साइन nx और dx ना, 2 पाई कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए जो bn है हमारा, यहाँ पे देख सकते हो bn, अगर मैं देखो इसको मैं सीधे भी लिख सकता हूँ। देखो कैसे लिख सकता हूँ कि जो हमारा पीरियड है तो -a से a है, ठीक है। अगर ये हमारा जो फंक्शन है, ये पूरा फंक्शन, इस पूरे फंक्शन की बात कर रहा हूँ, अगर ये हमारा पूरा फंक्शन क्या हो जाए ऑड हो जाए, ठीक है। अगर ये पूरा फंक्शन हमारा ऑड हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो हमारा इंटीग्रल है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं, हाँ भैया इतना बोल ही सकते हो, लिख सकते हैं ना। अब देखो यहाँ पे x² क्या है, इवन फंक्शन है। साइन nx क्या है, साइन nx क्या है, जल्दी बोलो, साइन nx क्या है? ऑड फंक्शन है, बिल्कुल है भैया। 1 के लिए रखो यहाँ पे साइन x ऑड है, 2x ऑड है, 3x ऑड है, तो सब ऑड ही फंक्शन है। तो एक क्या साइन nx क्या है, ऑड फंक्शन है, और ये इवन फंक्शन है। तो टोटल क्या हो गया ऑड इंटू इवन, ऑड हो जाएगा, ठीक है। अगर ये टोटल ऑड है तो -पाई 2 पाई अगर मैं ले जाता हूँ तो ये जो हमारा फंक्शन है क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा मैं अपने लॉजिक से कह रहा हूँ, आप इसको सॉल्व करोगे तब अगर 0 आता है तो इसको लॉजिक आप अपना बना लोगे, अगर नहीं आता है तो मेरी कोई गारंटी नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ से आप देखोगे इसकी वैल्यू जो है मैं जो कैलकुलेट करके लिख रहा हूँ अपने लॉजिक से वो है 0, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट करोगे फिर देखोगे कि क्या फंक्शन की वैल्यू आती है, ठीक है। यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, और यहाँ से जब चीज़ें आपको मिल जाएगी तीनों, तो आप fx इक्वल टू मतलब कि x² इक्वल टू लिख सकते हो, x² इक्वल टू लिख सकते हो a0/2 का मतलब ये, ठीक है ना, प्लस समेशन n इक्वल टू 1 to ∞ an cos nx प्लस bn साइन nx, ठीक है ना। इसकी फॉर्म में आप एक्सप्रेस कर सकते हो, तो x² आपका ये बन जाएगा, ठीक है। तो इस पे बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन आते हैं, ये मैं पहली चीज़ आपको बता देता हूँ। फंक्शन दे देगा, उसको क्या पूरी सीरीज में निकालो, या आपको जैसे ये आपने an bn पूरा निकाला, किसी भी n के लिए आप निकाल सकते हो। आपको जो मतलब जैम में क्या दे देता है, आप bn निकालो या a1 निकालो या इनका रेशियो निकालो, जैसे कह देगा कि b1 और b3 का रेशियो निकालो, ठीक है ना। तो आपको bn पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर b3 कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर आप वहाँ से सॉल्व करोगे, ठीक है। 2017 में IIT जैम दिल्ली ने जो पेपर सेट किया था उसमें आपका ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आया था, समझ पा रहे हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पे मिलेंगे, बिल्कुल सिंपल होंगे, बस आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, ठीक। और जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया टाइम पीरियड वगैरह के, उस पर भी क्वेश्चन आपके छोटे छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है ना। अगर वो हो जाता है, अगर वो बनता है, तो आप क्या कर सकते हो, ये हमारा जो फूरियर सीरीज का टॉपिक है इसको आप आसानी से क्या कर सकते हो, टैकल कर सकते हो, ठीक है भैया, समझ पा रहे हो। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था फूरियर सीरीज पे, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया है, ठीक। ये समझ में आ गया होगा तो इसको क्या करें, आप अपने दोस्तों से इसको शेयर करें, लाइक करें, और हमारा जो चैनल है फिजिक्स फाउंडेशन का उसको भैया सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसा हो रहा है कि 50% लोग भैया देख लेते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, सब्सक्राइब कर दो, फिर उसके बाद शेयर भी कर दो, लाइक भी कर दो, कमेंट भी कर दो, कुछ भी कर दो। जो चीज़ें नहीं समझ में आई उसको कमेंट करो, अगले लेक्चर में वो और भी बेहतर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आप इतना कर सकते हो, जो आपके हाथ में आप करो, जो मेरे हाथ में मैं इसको करता हूँ, ठीक है ना। मैं इस अब चलता हूँ, धन्यवाद।